श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो गूज, आज अपने एक विशिष्ट मेहमान के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हूं। और सच बात यह है कि मैडम आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप अनीता वर्मा के नाम से जानी जाती हैं, लेकिन इनकी शख्सियत इतनी मल्टीफेसेट है कि मैं बहुत दिनों से इंतज़ार में था कि कब ये हमारे स्टूडियो में आएंगे और मैं आपसे इनको रूबरू कराऊंगा। इनसे साक्षात्कार करने के लिए एज यूजुअल मैंने अपने साथी श्री राजेश्वर वशिष्ठ से भी गुजारिश करी थी कि वो भी आज समय पर आए, ताकि हम दोनों मिलकर इनके मल्टीफेसेट एस्पेक्ट को इंटरव्यू में समेट सकें। आपने कहानियां लिखी जी, और अब आप कोरोना काल का जो समय था, जो अपने हमारे अनुभव रहे, उनको लेकर आपकी पुस्तक आई लघु कथा संग्रह जी। मैं जानना ही चाहूंगा कि कथा और लघु कथा के बीच के भेद को आप किस तरह समझते हैं? जी, देखिए, जो कथा होती है, लंबी कहानी जिसे हम कहें या कहानी कहें, देखिए वो तो बढ़ते बढ़ते बात उपन्यास तक चली जाएगी। जी, कहानी मैं बिल्कुल उसी से बात कर रही हूँ। मैं आपका प्रश्न समझ गई। कहानी में एक ऐसा तत्व होता है जिसमें किस्सा गोई होती है। वो किस्सा गोई पात्र आपस में करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसको हम विस्तार से लिखते हैं। तो कहानी जो है वो चलती चली जाती है, किस्सा गोई की तरह बात करते हुए आगे बढ़ती जाती है। लेकिन लघु कथा 1 या 1.5 पेज की होती है और उसमें अंत जो उसका होता है वो टक करके मारक होता है, स्नैप, जिसमें अंत में ठक कर दिया, एक लाइन में अपनी बात कह दी। वो लघु कथा का एक महत्वपूर्ण तत्व है जो मैं अनुभव करती हूँ। ऐसा तो कविता में भी होता है जी, कविताओं में भी होता है। और कहीं ना कहीं मैं कविताओं और लघु कथाओं को आसपास पाती हूँ, क्योंकि जब हम अकविता के रूप में पढ़ें, उनको उस दौर को पढ़ें, अकविता के दौर को जाने, तो उनमें भी छोटी छोटी कहानियां ही तो हैं। कविता में भी तो हम क्या करते हैं, हम समस्या को पहाड़ की चोटी तक ले जाते हैं जी, और उसके बाद जब पाठक वहां पहुंच गया वहां से छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगभग मुझे लगता है यही ट्रीटमेंट लघु कथा के साथ भी होता है जी। और यही एक फर्क आपने बड़ा सही तरीके से कहा, कथा और लघु कथा में एक और बड़ा अंतर इस समय आपने देखा होगा, आप तो वैसे विदेश में रही हैं। इन दिनों हो गया है कि कहानी लंबे फॉर्मेट में लगभग पूरी दुनिया में अनएक्सेप्टेबल होती जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि एक ज़माना था हम 7,000 8,000 शब्दों की कहानियाँ लिख लेते थे, 15-16 पृष्ठों में जाके सिमटती थी, लेकिन उतनी बड़ी कहानी अब नई पत्रिकाएं छापने में भी रुचि नहीं लेती हैं। और ये चलन भारत में तो खैर देखा देखी होती है, यहाँ कोई अपनी बुद्धि होती नहीं है। कभी कभी संपादक इतने दबाव में होता है कि वो बड़ी कहानी छाप के सोचता है चलो पन्ने भरे, और कभी कभी उसे लगता है कि वो ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट नहीं कर पा रहा। लेकिन विदेशों की स्थिति, खासतौर पर अमेरिका वगैरह में इस समय एक सीमा तय हो गई है कि लगभग 2,000 शब्दों की कहानी हमें चाहिए, उसे हम छाप पाएंगे और उसे लोग पढ़ पाएंगे। एक बड़ा चेंज यहाँ भी आया है, हम बहुत सारी रचनाएं अपने फेसबुक पर डालते हैं। ये मीडिया इस समय ज्यादा डोमिनेट कर रहा है छपे मीडिया की तुलना में। हाँ। यहाँ भी एक आदमी की सीमा है कि वो अपने मोबाइल फोन पर या अपने टैब पर कितना पढ़ सकता है। आप उसकी कितनी परीक्षा लेंगे कि वो कितनी देर तक आपको पढ़ सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि लघु कथा भी अपने आप में एक विधा विकसित हुई, लेकिन काम होना चाहिए छोटी कहानी पर, कहा पूरी कहानी की किस्सा गोई भी रहे और शब्द कम हो और बात सीमित। हाँ, ये मेरी जो ये पुस्तक है ज़मीन तलाशती जड़ें, इसमें छोटी छोटी कहानियां हैं, लंबी कहानियां नहीं है, छोटी कहानियां हैं। तब ये शुरू हो गया था इन दिनों, जब ये पुस्तक मैंने विदेश में रहते हुए लिखी थी और अपनी जड़ों की बात कर रही थी वहाँ मैं, तो इसमें वैसी ही कहानियां हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। और एक बात इससे जुड़ी और भी है कि जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है या जो हमारा सोशल मीडिया है,
उनमें इतनी पेशेंस नहीं है यस कि वो इतनी देर तक किसी लंबी कहानी को पढ़ सके। और जो ये रील्स बनाते हैं 60 सेकंड्स की या 30 सेकंड्स की जो रील्स चलती हैं, अब हमें उस पे काम करना होगा। हमें 60 सेकंड में अपनी बात ठक करके कहनी होगी, तभी हम युवा पीढ़ी तक पहुंच पाएंगे। कहीं पर उससे तो आप पैसा भी कमा पाएंगे। रील्स बनाने की बात नहीं कर रही, रील्स की तरह छोटी छोटी कहानियों की बात कर रही हूँ। मैं समझ रहा हूँ, हाँ। लेकिन अगर उस फॉर्मेट में डालकर भी लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। पॉडकास्ट बन रहे हैं, छोटी छोटी कहानियों के पॉडकास्ट बन रहे हैं। मेरी भी बहुत सी कहानियों के पॉडकास्ट हैं और बहुत से चैनल्स पे चल रहे हैं वो। आशीष जी, साहित्य का ये जो नया चलन हम देख रहे हैं, ये हमारी मनस्थिति को भी बताता है जी। क्योंकि जैसे मैंने भी कहा कि आज लोग लंबी कहानियां पढ़ के राजी नहीं है। वो ये कहते हैं भाई जो भी बात कहनी है आप एक आध पैरा में कह के उसको खत्म कर दो। तो मैं ये समझता हूँ ये आज के इस दौड़ते भागते युग में जिसमें सब अभागे भागे जा रहे हैं जी, ये विधा का आना बड़ा स्वाभाविक है। और इससे जुड़ी एक बात और भी है, ये विधा बहुत पहले से है। हाँ, लघु कथाएं बहुत पहले से लिखी जा रही हैं, बहुत पुराने समय से से लिखी जा रही सारिका हैं। में छपती थी। हाँ, सारिका में थी। खलील जिब्रान ने बहुत प्रयास किए। और अगर कविता की बात भी करें तो भारत में हाइकू शैली, यस, हाइकू में कविताएं लिखना अभी भी अब ज्यादा प्रचलन में है। बिल्कुल। और ये कब से, जब बहुत पहले से ये जापानी पद्धति को लेकर के वहाँ विदेश में पहले से था और हमने हाइकू में अब लिखना शुरू किया। शुरुआती दौर में हमारे यहाँ भी सॉनेट्स लोगों ने ट्राई किए, Right. हाइकू ट्राई किए। हाइकू ट्राई किए, अभी भी लिख रहे हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और बाकी ये है कि लेखन कैसा भी हो, लेखन में ये है कि मुझे ये लगता है कि मौलिक होना चाहिए। बिल्कुल। उसमें आप वो बात रखें जो आपकी अपनी बात है, वो लिखें जो सच में आपके दिल से दूसरों के दिल तक पहुंचे। मौलिक लेखन का प्रश्न आपने बड़ा महत्वपूर्ण उठाया। आप एक बात देखिए, आज मंच पर हास्य कविता चलती है जी, और लोग लाखों में पैसा लेते हैं, लेकिन वहाँ मौलिकता शून्य है। हर चुटकुले से कविता गाई जाती है। और ये भी देखिए ना कि जो ये हमारा सोशल मीडिया है, कॉपी पेस्ट का जो प्रचलन है, आप लिखते हैं 15 मिनट बाद उसका शुरुआत बीच में 2 शब्द बदल के आप किसी और की वॉल पर देखते हो, वो कॉपी पेस्ट करके। और मेरे हिसाब से जिस दिन ये कॉपी पेस्ट बंद हो जाएगा, आपको जो ये लेखकों की भीड़ सोशल मीडिया पर दिख रही है, ये इसमें से छट जाएगी, उसमें से गिने चुने लोग रह जाएंगे। तो मैम, कोई ऐसी लघु कथा जो आपको लगता है कि आपके साहित्य में विशेष स्थान रखती है, आप उसको कहना चाहेंगे? देखिए, कहानियाँ जो होती हैं, कोई भी कथा होती है, वो हर कथा दिल के करीब होती है। अगर किसी से पूछा जाए कि आपकी कौन सी प्रिय है, तो मैं ऐसे ही रैंडमली एक कहानी आपको शॉर्ट में पढ़ देती हूँ। उससे पहले एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, थोड़ा अपने बात साहित्य की बात मैं करना चाहती हूँ। चूँकि आपने मेरे से पूछा कि किस पर ज़्यादा चर्चा हुई, तो ये देखिए, एक ये पुस्तक है बच्चों की छोटी छोटी कविताएं, और इसमें मैंने बड़ी छोटी छोटी कविताएं लिखी हैं। और उसका भारतीय दूतावास ने, हाँ, मैं पढ़ती हूँ। अब एक छोटी सी है कि मछली रानी कहती है ये मेरी नानी। मछली रानी कहती है ये मेरी नानी, पानी में तुम रहती हो, पानी क्यों नहीं पीती हो? मछली रानी चलो सुनाओ कोई कहानी। मछली रानी चलो सुनाओ कोई कहानी, राजा हो या हो फिर रानी, मछली रानी। अब इसमें बिल्कुल, मतलब हमने इस तरह से शब्दों को, एक और इसमें से छोटी सी मैं आपको सुनाती हूँ। हाँ, मुर्गा बोला कुकड़ू। मैं इसलिए ये सुना रही हूँ क्योंकि हमारी भाषा में हमने कुकड़ू मुर्गे के लिए रखा, अर्मीनियन भाषा में उनका कुकू था। अच्छा, अब वो देखिए, उन्होंने जब ये अनुवाद किया ये अर्मीनियन भाषा में, तो जब बच्चों ने उनके स्कूल्स में, ये अर्मीनिया के ज़्यादातर स्कूलों में ये पुस्तक गई है,
तो उन्होंने जब इसको पढ़ना शुरू किया तो मैं जब भी उनसे मिलने के लिए मेरे स्पेशल सेशन रखे जाते थे, मुझे अर्मीनियन भाषा नहीं आती थी, मैं हिंदी की पढ़ती थी, वो अर्मीनियन में उसको बोलते थे, तो वो इतना उछल उछल के उसको बोलते थे कि मुझे लगता था कि कविता पहुंच गई, सार्थक हो गई। तो मुर्गा बोला कुकड़ू कू, कहाँ है तू, उठ जा तू। बिल्ली बोली म्याऊं, मैं भी आऊं, मैं भी आऊं। चिड़िया बोली ची ची ची, उठ जा तू, चल दूध पी, चल दूध पी। मतलब ये नर्सरी लाइन्स हैं, जैसे अब चंदा मामा, हम उसी पे अटके हुए हैं, है ना। तो उससे इतर हमने कुछ ऐसा दिया। उसके बाद ये यहाँ इसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगी, रायना और दादी। ये मेरा एक नया दौर शुरू हुआ, मैं दादी बनी, मेरी पोती का नाम रायना है। तो उसने मेरे जन्मदिन पर मुझे एक डायरी ला करके दी और कहा दादी इसमें अब जो भी कविताएं लिखोगे मेरे बारे में लिखोगे। मैंने कहा शर्त एक ही है, तुम अभी लिख नहीं सकती, मैं पहली लाइन लिखूंगी, तुम उसकी राइमिंग करोगी तो अगली लाइन जुड़ेगी। तो हम दोनों ने मिलके बहुत सी कविताएं लिखी और मैं एक लाइन, और आज वो रेडियो पे वो भी अपने प्रोग्राम्स देती है, 9 साल की है, बहुत अच्छी एंकरिंग करती है। तो ये रायना और दादी की मिली जुली कविताएं हैं जो हमने लिखी। और उसके बाद अब चूंकि पोती के बारे में लिखी थी, पोती के साथ मिलके तो दोहती भी आ गई, इन्नी मिनी इंसिया, उसका नाम इंसिया है, तो वो इन्नी मिनी छोटी सी है, तो ये उसके साथ मिल करके हमने। हाँ जी, एक मेरी बेटी है जो यहीं रहती है जी, गुड़गांव में, और बेटे के साथ मैं रोहिणी में रहती हूँ। तो ये परिवार है। तो मैं लॉक एंड लॉक में से आपको एक छोटी सी कहानी, और आज ये पुस्तक मैंने मुकेश गंभीर जी को समीक्षा के लिए दी है। मैं चाहूँगी कि ये ज़रूर पढ़ के बताएं कि कैसी कहानियाँ हैं। हाँ, अब ये देखिए, ये बड़ी रोचक सी कहानी है। मतलब इसमें कहानियाँ बहुत सारी ऐसी हैं जो बहुत इस तरह के पात्रों के बारे में बात करती हैं जो हॉस्पिटल में बीमार थे या जो बहुत बड़े पद पे हैं। लेकिन ये कहानी एक गृहिणी की कहानी है, उन महिलाओं की कहानी है जो घर में रहती हैं और उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। बड़ी हास्य, मतलब एक टक वाली जो बात है ना, वो है कि सीमा का फ़ोन आते ही रीता की खुशी उसके चेहरे पर चमकने लगी। रीता उसकी खास दोस्त थी, बड़ी ही प्यारी सखी, पिछले 10 साल से साथ उठना बैठना घूमना फिरना, दोनों ही बड़ी मस्त जिंदगी जीती थी। फोन उठाते ही उधर से रीता की बुझी बुझी आवाज सुनाई दी, सुन अब की बार किटी नहीं हो सकती, लगता है उसे पोस्टपोन करना होगा। सीमा ने भी कुछ बुझे मन से जवाब दिया, हाँ यार, कल सरकार ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, अब देखते हैं कब खुलता है। अच्छा सुन, तेरी किट्टी तो निकल गई थी ना? रीता ने जवाब देते हुए कहा, हाँ यार मेरी तो निकल गई थी, पर अभी 8 निकलनी बाकी है। सीमा ने धीरे से कहा, वो सरला बहन जी को एकांत में रखा गया है। मेरा मतलब है अंग्रेजी में जिसे क्वारंटीन कहते हैं, ऐसा ही कुछ कहते हैं। तो वो तो अभी अभी दुबई से आई है ना। चल कोई ना, अगले महीने हो जाएगी किटी, कहते हुए रीता ने फोन रख दिया। सीमा के कहने पर अभी कुछ साल से ही उसने किटी डाली थी। 20 औरतों का ग्रुप, कहीं बार रेस्टोरेंट में मिलकर गपशप करती, तंबोला खेलती और इसी बहाने कुछ पैसे जमा हो जाते। तभी उसको याद आया कि उसने सरला बहन जी को फ़ोन करना है, उनका हालचाल तो पूछूं। फ़ोन उनके बेटे ने उठाया और कहने लगा, मम्मी को एडमिट करवाया है, उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। रीता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, उसकी आंखों में चहकती सजी धजी सरला आने लगी। बुलंद आवाज़ में बात करना, सबको हंसाना, तंबोला में नंबर घुमा घुमा कर बोलना। जल्दी से हाथ जोड़कर वो प्रार्थना करने लगी, ईश्वर जल्दी से उनको ठीक कर दे। मन उदास होने लगा। तभी फोन की घंटी बजी। उधर से सुधा ने अपनी उदास आवाज में कहा, तुम्हें सरला जी के बारे में पता चला? रीता ने भरे हुए गले से कहा, आज ही पता चला। सुधा भी लगभग रोते हुए बोली, ये तो बहुत गलत हो गया। मुझे लगता है कि ये किटी तो अब कई महीनों तक नहीं होगी। 3 महीने तक तो रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे और पता नहीं आगे भी होती है या नहीं। मेरे तो 1 लाख रुपए फंस गए। रीता को उनकी बात सुनकर समझ नहीं आई, पर उसने कहा, अरे सब ठीक होगा, जान है तो जहान है, अपना ध्यान रखो और घर पर रहो। सुधा ने गुस्से में जवाब दिया, मेरी तो नोटबंदी वाली हालत हो गई है, मुझे तो जान भी चाहिए और जहान भी,
दोनों ही होना ज़रूरी है। तो एक उनके विमर्श की बात की, उनके लिए उस वक्त जान भी चाहिए और पैसा भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बड़ी साधारण सी कहानी है, लेकिन ये उन दिनों के हालात के बारे में मनोदशा को बहुत अच्छे से बयान करती है जी। ठीक। तो साथियों, ये थी मैडम अनीता वर्मा जी, जिनकी पुस्तकों पर हमने थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी झलक इनसे ली है, और हम ये चाहेंगे कि इनका साक्षात्कार का एक भाग कविताओं पर लगाया जाए, ताकि कविताओं का सही स्वाद हम ले सकें। तो आप अनीता जी थोड़ा कविताओं के अलग अलग विषय को लेकर आप हमारे से बात करिए। जी, मैं इसी पुस्तक में से, चूँकि ये चर्चा में रही है जी, तो कुछ एक कविताएं पढ़ देती हूँ। अभी मैं प्रेम की कविताओं की बात कर रही थी, तो एक कविता पढ़ती हूँ कि हर औरत अमूमन प्रेम करती है। जी। हर औरत अमूमन प्रेम करती है, हर औरत का प्रेम विस्तार चाहता है। हर औरत जानती है कष्ट विस्तार से विचरण तक का। हर औरत जानती है कष्ट विस्तार से विचरण तक का, पर जब जब औरत से बात करो आक्रोश की, वो बताएगी दर्द तुम्हें देगा। जब जब उस औरत को तुम ढूंढोगे उस अनंत विस्तार में, तब तक वो मिलेगी तुम्हें माचिस की डिबिया के भीतर अपने घर में। और जब कभी भी तुम दे दोगे पंख उसे उड़ने के लिए, खोल दोगे तमाम बंधन उसके, वो फिर वापस आ जाएगी अपने खोल के भीतर पूरी की पूरी। क्योंकि हर औरत प्रेम चाहती है, अपने विस्तार का, अपने सपनों का, अपनी उड़ान का। असल में प्रेम करना आता ही सिर्फ उसे है। क्या बस बहुत। तो एक ये थी। अब एक दूसरे रंग की कविता सुनाती हूँ। अभी आपने बात की कि बातों बातों में, चूँकि हम आज बात कर रहे हैं, तो ये मेरी कविता बहुत मंचों पे मैंने सुनाई है, हास्य मंचों पे नहीं पर गंभीर मंचों पे ये मेरी कविता लोग अक्सर सुनना चाहते हैं कि बात इतनी सी थी, बात कुछ भी नहीं थी। बात इतनी सी थी कि बात कुछ भी नहीं थी, और बातों बातों में एक दिन चल निकली थी बात उसकी। बातों बातों में एक दिन चल निकली थी बात उसकी, और फिर बतरस का नशा कुछ ऐसा चढ़ता गया कि बात बनती हुई नजर आने लगी। फिर बतरस का नशा कुछ ऐसा चढ़ गया कि बात बनती हुई नजर आने लगी थी, और उसकी बात बन भी जाती। उसकी बात बन भी जाती अगर बतंगड़ ना बनता उसका। बात बन भी जाती अगर बतंगड़ ना बनता उसका। अनकहे किस्सों के छूट जाने के डर से जब जब रफ्तार पकड़ी बदकही ने अपनी, मुखर किया स्वर अपना तो अनकही ने बिना हावी हुए, अनकही ने बिना हावी हुए मुखर कर दिया स्वर अपना। और एक दिन बात बिगड़ गई इस कदर कि लोग बातों बातों में अक्सर जिक्र करने लगे उसका। एक दिन बात बिगड़ गई इस कदर कि लोग बातों बातों में जिक्र करने लगे उसका, और उस तरह वो बात बन गई अफसाना। हालांकि बात कुछ भी तो नहीं थी, बात तो सिर्फ जरा सी थी। बहुत देखें ऋषि जी, मैं तो जिक्र भी नहीं करता, होता है जब चर्चा तेरा। मैं तो जिक्र भी नहीं करता, होता है जब चर्चा तेरा। ना जाने फिर क्यों इल्जाम है मुझ पर तेरी दीवानगी का। वाह वाह। चलिए तो एक कविता और माँ पे पढ़ लेती हूँ, और फिर पहली कविता थी स्त्री के बारे में। जी। स्त्री चूंकि माँ भी है, पत्नी भी है, और वो अपने घर परिवार से जुड़ी है, और सिमट के फिर वापस उसी होल में आ जाती है। जी। और ये कविता है माँ के होने का सच। जब जब भी किसी ने सेंध लगानी चाहिए माँ के घरौंदे की दीवार से सटी मिट्टी पर, माँ ने हथेली से ढक दिया उसे मजबूत पत्थर पर। हालांकि उस हथेली पर छपी लकीरें
जिससे कभी उसने हल्दी की छाप लगाई थी इन्हीं कच्ची दीवारों पर, घर समझकर बदल चुकी थी सिलवटों में अब। पर फिर भी कम नहीं हुई थी हथेली की लाल रंगत अभी। उसमें अक्सर सिमट आता था खून, तब तक जब जब कोई अंधेरा सुराख में से घुसना चाहता था उसके घर के भीतर, जिसमें लिहाफ के भीतर छिपा था उसकी स्याह रातों का सच, जहां पानी की ग्लास में ढलके थे मोती कभी, जहां अटैची के भीतर तहाई लाल रंग की फटी गुदड़ी में ढका अनढका सा पड़ा था सर्द रातों का नंगा सुख, जहां चूल्हे की आंच से भर जाती थी रोशनी बच्चों के बुझे हुए चेहरों पर। माँ जो खुद एक भरा पूरा घर थी, माँ जो रंगत थी बदरंग दीवारों की, जिन पर उघड़ा पलस्तर भी ठहर जाता था उसके होने से। पता जाने कब क्या हुआ, माँ तब्दील हो गई एक गठरी में। न जाने कब क्या हुआ कि माँ तब्दील हो गई एक गठरी में, एक गिलास, कटोरी, चम्मच, प्लास्टिक की डिब्बी में रखे हुए दांत और दवाइयों के ढेर में। पर माँ अब चौकन्नी थी, माँ अब भी चौकन्नी थी। घर भर की आहट पर कान लगाए नींव को मजबूत बनाने की कोशिश में हर दिन कमजोर होती माँ जानती थी सच पूरे घर का। घर समझता था कि वो कुछ नहीं जानती, घर समझता था कि वो कुछ नहीं जानती, यहाँ तक कि उसे पता नहीं सच माँ के अंधेरे कमरे के उस सुराख का, जिससे आज भी छन कर जब तक रोशनी आ जाती है घर के भीतर और तब तक नहा उठता है उसमें पूरा घर भर। हालांकि घर को पता नहीं है माँ के इस होने के सच का। बहुत बढ़िया। तो अनीता जी, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अगर अपनी कविताओं को स्वयं भी रिकॉर्ड करके हमारे पास भिजवाएंगे तो मैं समझता हूँ हमारे श्रोताओं को बड़ा अच्छा लगेगा। हम उसको गाए बगाए अपने रेडियो पर जो है वो सुनवाएंगे और मैं समझता हूँ आपका साहित्य आम लोगों तक पहुँचने के कगार पे आ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने विशेष जी कोई और विशेष नहीं, बहुत अच्छा लंबी चर्चा। तो इन शब्दों के साथ हम मैडम अनीता वर्मा का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप आए और आपने अपना समय निकालकर हमारे साथ ये सारी बातें साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आज रेडियो बूज के स्टूडियो में आपने मुझे आमंत्रित किया और साहित्य पर इतनी विस्तार से चर्चा की। निस्संदेह ये मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण सोपान है, एक महत्वपूर्ण घटना है जो मुझे जीवन भर याद रहेगी। फिर से आभार, धन्यवाद।